मेरा ऐसा मानना है कि मैं महादेव जी से बचपन से जुड़ा हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि था कि मैं पंच केदार पूरे कर पाऊंगा या मैं पंच केदार करूंगा। इनमें से सबसे डिफिकल्ट कौन सा था? कब चेंज हो जाए। ऐसी भी जगह है जिसमें आपको 90 डिग्री भी चढ़ाई मिलेगी। ये पूरे 12 महीने खुले रहते हैं? कितने बजे से, अगर वो भी बता सकें? वो लगभग आपका बजे से एंट्री बंद कर देते हैं रात में, कि उसके बाद आप वो ऋषिकेश क्रॉस नहीं कर सकते, ऊपर की तरफ नहीं जा सकते आप। अगर कोई इस ट्रैक को करना चाहे, क्या वो इस ट्रैक को एक दिन में पूरा कर सकता है? क्या ये सीनियर सिटीजन को ट्रैक करनी चाहिए? मैंने ड्यूरिंग द ट्रैक ऐसे भी लोग देखे कि अराउंड 70 की एज के होंगे, वो भी ट्रैक कर रहे थे वहाँ पे। जो हमारी यंग जनरेशन के हैं अराउंड 25 to 30 एज के, वो आधे ट्रैक से भी वापस आ रहे थे। उसके पीछे का रीज़न नहीं थे वो लोग। क्या ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन लेवल पे भी कुछ इम्पैक्ट आता है? दिक्कत बस आपको जो फेस करनी होगी वो, क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए? तो सबसे पहले आपके पास एक होना चाहिए। कोई चीज़ किसी की यात्रा पूरी करने से पहले ध्यान रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्या होगी? दोस्तों, ऑस्कर या फिल्म फेयर जीतने से खुशी तो ज़रूर मिलती है, लेकिन भारत में लोगों को खुशी पंच केदार की यात्रा पूरी करने से और भी ज़्यादा मिलती है। हमारी टीम से जयंत रिसेंटली रुद्रनाथ और कल्पेश्वर की यात्रा करके अपने पूरे पंच केदार पूरा कर चुके हैं और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्राउड भी हैं। हाल ही में हमने रुद्रनाथ का एक व्लॉग भी अपने चैनल पे डाला, जहाँ पे आप लोगों के कई सारे सवाल आए। हमने रिप्लाई में उसके जवाब भी दिए, लेकिन इतने सवाल थे कि हमने सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए। और उसके अलावा भी जो लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमने कोशिश करी है कि आज की इस वीडियो में हम उसको कवर करें। आज की सनातन की चर्चा पे हम कवर करेंगे रुद्रनाथ की ट्रैक के बारे में, जहाँ पे आपके सवालों के सारे जवाब दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल्स नीचे लिंक में है। नमस्ते जयंत, हम सब लोगों को बताना चाहते हैं शुरुआत में कि सबसे पहले पंच केदार होते क्या हैं। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को हर हर महादेव। तो पंच केदार जो कहानी है, इसका महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब पांडवों ने अपने भाइयों कौरवों की हत्या करी थी, तो उन्हें भाई दोष लगा था और भी काफ़ी चीज़ें लगी थी, जिसका मोक्ष प्राप्ति के लिए वो महादेव के पास गए थे। और ऐसा बोला गया था कि महादेव ही आपके वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो महादेव जी भी क्रोधित थे, तो वो दर्शन नहीं दे रहे थे। तो पांडवों ने ढूंढते ढूंढते सबसे पहले केदारनाथ पहुँचे। तो केदारनाथ में जैसे ही महादेव ने इन्हें देखा आते हुए इनके पास, तो इन्होंने एक बैल का रूप ले लिया था, जो कि क्योंकि ये मिलना नहीं चाहते थे, क्रोधित थे महादेव जी इनसे। तो उसके बाद जब बैल का रूप ले लिया, तो भीम थे पांडवों में, उन्होंने पहचान लिया कि यही महादेव जी है। तो जैसे ही उन्हें वो पकड़ने गए, तो ऐसा बताया जाता है कि भीम ने एक विशाल रूप ले लिया था, और जितने भी वहाँ पे और भी पशु थे, तो वो उनके पैरों के नीचे से गुजर रहे थे। लेकिन उन्हें पता था कि जो महादेव जी हैं वो उनके पैरों के नीचे से, उनके बीच से नहीं जाएंगे। तो सारे जितने भी पशु थे वहाँ पे, तो वो सब क्रॉस कर गए, लेकिन एक जो थे वो महादेव जी हमारे, वो नहीं गए। तो उन्होंने पहचान लिया कि यही है हमारे महादेव जो बैल का रूप लिए है। तो जैसे ही उन्होंने उनके पास गए, तो उन्होंने ज़मीन में धंस गए थोड़े से। तो जो हम्प था बैल का, पीछे का जो हम्प होता है, वो उन्होंने पकड़ लिया। तो वही आज की डेट में जो केदारनाथ में शिवलिंग है, वो हम्प के रूप में ही बताई जाती है। जो प्रथम केदार जिसे बोला जाता है, वो केदारनाथ है। फिर उसके बाद जो अलग अलग जो इनके अन्य पार्ट्स थे बॉडी के, वो अलग अलग जगह पे निकले। जैसे कि जो द्वितीय केदार बताया जाता है, वो मध्य महेश्वर को बताया जाता है, जहाँ पे उनकी नाभि होती है, वो वहाँ पे निकली। और जो तृतीय केदार है, वो आपका तुंगनाथ है, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं निकली गई। और जो चतुर्थ केदार है, वो रुद्रनाथ है, जहाँ पे उनके मुख की पूजा होती है। उसके बाद जो पंच केदार जो लास्ट में है आपका, वो निकला कल्पेश्वर में, जहाँ पे उनकी जटाओं की पूजा होती है। तो इस प्रकार से ये कहानी, जैसा मैंने सुना है पौराणिक कथाओं के अनुसार, वो इस तरह की पंच केदार की कहानी बताई जाती है। तो हम जल्दी समझेंगे कि जो आपकी रीसेंट ट्रिप थी रुद्रनाथ और कल्पेश्वर की, वो कैसी रही, उसका प्रोसेस क्या था। लेकिन उससे पहले
मे बी हम सब ये जानना चाहते हैं कि पंच केदार की यात्रा करने का मन में भाव कहाँ से आया, ये शुरुआत कब हुई? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं महादेव जी से बचपन से जुड़ा हूँ। इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं वो महादेव जी को बहुत मानते हैं, तो बचपन से ही काफ़ी लगाव था। तो एक मन में ये था, सबसे पहले कभी मैंने ये नहीं सोचा कि था कि मैं पंच केदार पूरे कर पाऊँगा या मैं पंच केदार करूँगा। ये प्रेरणा मेरे को जब मिली, जब मैंने स्टार्टिंग में केदारनाथ की यात्रा शुरू करी। केदारनाथ की यात्रा हुई, उसके बाद फिर हम अगले साल मैंने तुंगनाथ की यात्रा करी। जब मेरे को पता चला कि हाँ, पंच केदार भी सभी उत्तराखंड में है, तो क्यों ना इस यात्रा को पूर्ण की जाए। तो उसके बाद फिर लास्ट ईयर में मध्य महेश्वर गया था, तो 3 केदार ऑलरेडी हो चुके थे मेरे। तो उसके बाद फिर ये था कि अब 3 हो गए हैं तो 2 ही बचे, तो पंच केदार पूरी की जाए। तो अभी रिसेंटली 10 दिन पहले मैंने सबसे पहले रुद्रनाथ का प्लान करा। तो ऐसा नहीं सोचा था कि मैंने कल्पेश्वर भी कर पाऊँगा मैं। तो जब वहाँ की डिटेल्स मैं खोज रहा था, मतलब निकाल रहा था कि हाँ कैसे यात्रा होगी, कैसे यात्रा नहीं होगी, तो सारी चीज़ें जब मैंने ढूंढना चालू करा, कैसे रूट है, क्या क्या सामान लेके जाने चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो उसके बाद जब रुद्रनाथ हुआ तो वहाँ से देखा मैंने कि वहाँ से अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स ही कल्पेश्वर भी रह जाते हैं। तो फिर ये दोनों यात्रा एक साथ करी और मेरी पंच यात्रा पूरी हुई। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें, आउट ऑफ द 5 केदार जो कवर करे हैं, इनमें से सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा था? ऑब्वियसली रुद्रनाथ ही बोलूँगा, क्योंकि आप किलोमीटर वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका मध्य महेश्वर 19-20 किलोमीटर का है, और केदारनाथ भी आपका 21-22 किलोमीटर का, और रुद्रनाथ भी अराउंड 23 किलोमीटर्स का राउंड का है। लेकिन आप केदारनाथ जाएंगे तो केदारनाथ में आपको वो रास्ते बने हुए मिलेंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ बनी हुई काफ़ी जगह मिलेंगी आपको। और मध्य महेश्वर में भी इतनी सुविधा नहीं है प्राप्त, लेकिन उसमें भी आपको लोग्स काफ़ी मिल जाएंगे कि वहाँ पहुँचते हुए। रुद्रनाथ इसलिए टफ बताया जाता है कि इसमें सिर्फ आपको चढ़ाई ही चढ़ाई है। इसमें आपको कहीं प्लेन एरिया नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बहुत मिनिमम एरिया है कि जहाँ पे आपको सीधा प्लेन एरिया पे चलना पड़ेगा। इसमें काफ़ी आपको ऐसी भी जगह है जिसमें आपको 90 डिग्री भी चढ़ाई मिलेगी। ये पूरे 12 महीने खुले रहते हैं सारे, लाइक पंच केदार और रुद्रनाथ स्पेसिफिकली अगर बात करें तो? नहीं, सिर्फ कल्पेश्वर को छोड़ के आपके जो अन्य 4 केदार हैं, यानी केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और रुद्रनाथ, एक ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुलते हैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ के लिए। तो आप ये लिमिटेड उसमें खुलते हैं तो आप ये इसी दौरान कर सकते हो, और बाकी कल्पेश्वर जो रहता है वो पूरे साल खुलते हैं, वहाँ पर कभी भी जा सकते हो। 2025 में अगर हम बात करें रुद्रनाथ की, क्या डेट से कब खुला था और कब तक लोग जा सकते हैं, कि अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लान तो कर लें बट ऐसा पता लगा कि वो बंद ही हो जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्लान यही करके गया था कि 18 मई को कपाट खुलने थे रुद्रनाथ के। तो मेरा यही एम था कि मैं कपाट खुलने वाले टाइम ही वहाँ पहुँचूँ, और जो डोली जाती है वहाँ पे, जो मंदिर के कपाट जब खुलते हैं तो उनकी डोली वहाँ पहुँचती है, तो मैं उस डोली के साथ ही वहाँ पहुँचूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ उस टाइम पे नहीं पहुँचा था, बट मैं उस सेम डे पहुँचा था, बट वो कपाट खुल चुके थे और मॉर्निंग की आरती वहाँ पे हो चुकी थी। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता कि डोली का क्या महत्व है, क्या है डोली, कैसे होती है, क्यों होती है, तो एक बार थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये जब भी वहाँ पे जो पुजारी होते हैं, जो इनके केदारों के जो पुजारी होते हैं, ये एक हिंदू पंचांग के अनुसार वो डेट्स टाइम निकालते हैं कि किस दिन ये कपाट इनके खुलने हैं। तो उस कपाट से खुलने पे सबसे पहले उनकी जो भी आपके पंच केदार हैं, उनकी सभी की एक डोली जाती है मंदिर तक खुलने से पहले, और जब बंद होने होते हैं तो वो डोली सारी वापस भी आती है। और एक इनका मुख्य स्थान है ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ पे 5 जगह की डोली आके वहाँ पे रखी जाती है, और फिर वहाँ से लेके जाए जाते हैं। वहाँ से जब भी कपाट खुलने होते हैं तो वहाँ से वो डोली चलती है और मंदिर तक जाती है। ठीक है। एंड अगर हम अब आते हैं रुद्रनाथ पे स्पेसिफिकली, तो कितनी ऊंची है ये चढ़ाई? अगर हम फीट की बात करें, कितने फीट की ऊंचाई है और कितने किलोमीटर लंबी है? लगभग आपका 11,800 फीट की ऊंचाई पे है रुद्रनाथ, और अगर इन मीटर्स बात करें सी लेवल से तो ये अराउंड आपका 3600 समथिंग इसका मीटर वाइज हाइट है। अच्छा। एंड आपकी जो स्पेसिफिकली ट्रिप थी वो कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, किस मीडियम से आप गए थे, कैसे पूरी हुई? कि मतलब अगर फ्रॉम स्टार्टिंग लोकेशन जहाँ से आपने शुरुआत की टू फाइनल वहाँ पहुँचने का, तो स्टेप बाय स्टेप अगर सबको समझा सकें कि कैसे ये यात्रा वो भी कर सकते हैं, मे बी आपकी तरह के एक्सपीरियंस को शेयर करके।
तो ऐसा प्री प्लान नहीं था मेरा काफ़ी टाइम से कि महीने पहले मैंने प्लान किया हो ये ट्रिप का। अराउंड वीक अराउंड ये प्लान मेरा बना था। और अभी रिसेंटली मैंने ऑलरेडी मैं बाइक के थ्रू गया था और भी जर्नी मैंने की हुई है, वहाँ के लोकल्स रेंटली बाइक या स्कूटी लेके ये जर्नीस करी है। बट अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ करी है न्यू बाइक, तो मन यही था कि ये यात्रा मैं अपनी खुद की बाइक से करूँ। तो ये यात्रा जो शुरू हुई वो मेरी गाज़ियाबाद से हुई, मेरे घर से। और जो पहला स्टॉप मैंने लिया वो ऋषिकेश में लिया, क्योंकि ऋषिकेश में हमें रोक दिया गया था क्योंकि रात में वो जर्नी करने नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के जानवर होते हैं वो रोड पे आ जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनको हानि ना पहुँचे, तो इसलिए वो रात में यात्रा करने नहीं देते ऋषिकेश से ऊपर। कितने बजे से, अगर वो भी बता सकेंगे, किस टाइम से वो Around- एंट्री बंद हो जाती है? मे बी लोग उस हिसाब से प्लानिंग करके निकले। वो लगभग आपका 10 बजे से एंट्री बंद कर देते हैं रात में, कि उसके बाद आप वो ऋषिकेश क्रॉस नहीं कर सकते, ऊपर की तरफ नहीं जा सकते आप। तो वो स्टॉप हमें वहाँ लेना पड़ा और वो सुबह 4 बजे खोली जाती है दोबारा। तो हमने वो सुबह 4:30 बजे अराउंड हमने वो दोबारा जर्नी अपनी स्टार्ट करी। तो सेकंड स्टॉप जो मेरा था वो देवप्रयाग में था। देवप्रयाग वो स्थान है जहाँ पे संगम का मिलन होता है, यानी 2 नदियों का मिलन होता है, एक भगीरथी और एक आपका अलकनंदा। अलकनंदा जो आती है वो आपकी बद्रीनाथ से आती है, और जो भगीरथी होती है वो भी मिलन होके आती है मंदाकिनी नदी और आपका गंगोत्री से जो निकलती है वहाँ से होके आती है वो। तो उनका जो संगम होता है वो वहाँ पे देवप्रयाग में होता है। तो वहाँ हमने स्नान किया सुबह, उसके बाद फिर हमारी ये जर्नी दोबारा आगे बढ़ी। तो उसके बाद फिर हमारा सेकंड जो स्टॉप आया वो आया आपका रुद्रनाथ। बीच में जो और भी रास्ते जो पड़ते हैं वो बीच में आपके जो आते हैं वो श्रीनगर भी आते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है रुद्रप्रयाग, तो वहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हम आगे निकले, तो आगे जो आया हमारा वो चमोली आया। चमोली से फिर हम आगे निकले तो वो गोपेश्वर आया। गोपेश्वर से आपका वो रास्ता जो है वहाँ से सगर गाँव के लिए, जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होती है, तो सगर गाँव वहाँ से गोपेश्वर से 10 किलोमीटर है, जो रूट कट जाता है वहाँ से गोपेश्वर से। तो सगर गांव हम पहुँचे, तो सगर गांव फिर हमने वहाँ पे अपनी जो लोकल्स वहाँ रहते हैं उन्होंने एक एरिया छोड़ा हुआ है पार्किंग के लिए जो आते हैं वहाँ पे। तो वो एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं पार्किंग फ़ीस। हमसे जो लिए गए थे वो 200 लिए गए थे, जो भी हमारी जितने भी दिन की ट्रैकिंग की जो यात्रा थी उसकी। तो वहाँ पे हमने बाइक अपनी पार्क करी, फिर हमारी जो सगर गाँव है वहाँ से हमारी ये ट्रैक की जर्नी स्टार्ट हुई। तो जैसे तुमने मेंशन किया कि कुछ दिन की ये ट्रैक थी, तो एक क्लैरिटी के लिए कि अगर कोई इस ट्रैक को करना चाहे, क्या वो इस ट्रैक को एक दिन में पूरा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो फिर कितने दिन लग जाते हैं, क्या रहता है इसका? क्योंकि ट्रैक काफ़ी हार्ड है और 23 किलोमीटर का है। अगर आप कंटिन्यूस भी चलने लगे, कि अगर आपको 23 किलोमीटर कंटिन्यूस भी चलना है तो आपको लगभग 10 से 12 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में मंदिर तक, जो कि इम्पॉसिबल है, वैसे किया नहीं जाता। तो बीच में जो आपके जो स्टॉप्स आते हैं वो 2 ही स्टॉप्स हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। एक आपका पूंछ बुग्याल, फिर आगे उसके भी आगे 10 किलोमीटर आता है आपका ल्यूटी बुग्याल। ल्यूटी बुग्याल के बाद आपका कहीं भी स्टे का ऑप्शन नहीं है, उसके बाद सीधा आप मंदिर पे जाके रुकेंगे। तो इस ट्रैक में लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं कि अपने टेंट वगैरह ले जाके बीच में रास्ते में कहीं कैंपिंग करके रुक सकते हैं? ऐसा मैंने सुना था कि वहाँ पे आपको ट्रैकिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ की, क्योंकि जो केदारनाथ वो पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वहाँ पे जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीज़न है उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ की लोकल कमेटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बस जो मेरे को ऐसा मालूम चला कि वहाँ पे आप टेंपल प्रीमिसेस में आप वो कैंपिंग, अपनी ओन कैंपिंग नहीं कर सकते। अदरवाइज जितने भी बुग्याल हैं वहाँ पे आप अपनी खुद की कैंपिंग कर सकते हैं। तो जैसा मेरे को ध्यान है कि जब तुम वापस वहाँ से आए थे रुद्रनाथ में, तो तुमने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे रात में तुम्हें एक गद्दे के ऊपर कई सारे लोगों को रुकना पड़ा था। तो एक उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हमसे ये गलती हो गई थी कि हमने प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वहाँ पे। और मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप जा रहे हैं ऐसी ट्रैक पे तो खुद से प्री रजिस्ट्रेशन करवा लें अपना। ऑफलाइन भी होती है, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा के जाए, जो कि आपको केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीज़न जो इनकी वेबसाइट है
वहाँ पे आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है और इस रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना नाम, आपकी एक आईडी प्रूफ और एक छोटा सा अमाउंट होता है अराउंड फॉर एडल्ट्स 200 रुपीज़ होता है। चिल्ड्रंस के लिए 12 से जो 18 साल के हैं उनके लिए सिर्फ 50 रुपये होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 100 रुपीज़ होता है और जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनके लिए 800 होता है। तो ये सब चीज़ें सबमिट करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करा के वहाँ जा सकते हैं, जिससे आपको स्टे करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और उनको भी पता होगा कि कितने लोग, आप पहले से ही उन्हें पता होगा कि कितने लोग आने वाले हैं यहाँ पे। तो जो आपका क्या एक्सपीरियंस था एक बार वो भी शेयर करें। हमारा जो एक्सपीरियंस था हमारा ये था कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करके गए थे। हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो ऑफलाइन किया था। जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है सगर गाँव से, वहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर चौरीधार आता है, वहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। और वो ऐसा टाइम था कि वो ट्रैक उस टाइम पे खुला ही था, तो लोग काफ़ी थे उस टाइम पे जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। और हमने पहला स्टॉप हमने पूंछ बुग्याल में नहीं लिया था। पूंछ बुग्याल से और आपका 7 से 8 किलोमीटर ल्यूटी बुग्याल आता है, वहाँ पे हम जाके रुके थे। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें फुल थी, सारे स्टेज फुल थे। तो जो वहाँ के लोकल्स थे उन्होंने थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करी कि उन्होंने एक हम 6 जने यहाँ से गए थे, तो हमें एक गद्दा उन्होंने प्रोवाइड किया जैसे तैसे कि, और स्लीपिंग्स बैग हमें मिले कि आप बस यहाँ पे हम इतना ही कर सकते हैं। तो हम वो एक गद्दे पे हम 6 जने रात हम बिता के वहाँ से आए। अब आपकी कॉन्वर्जेशन में मेरे को 2 टॉपिक्स आए। सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, आपने बताया तो कि छोटे बच्चों के लिए ये फ़ीस है और बड़े लोगों के लिए जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए ये फ़ीस है। ऑन दी अदर हैंड हमने ये भी बात करी कि ये ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है, तो क्या ये छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन को ट्रैक करनी चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे, मतलब क्या, मतलब कुछ प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए या नहीं? देखिए, ट्रैक काफ़ी, नो डाउट काफ़ी टफ है ट्रैक। और ऐसा नहीं है कि मैंने ड्यूरिंग द ट्रैक ऐसे भी लोग देखे, इतने एडल्ट्स भी देखे अराउंड 70 की एज के होंगे, वो भी ट्रैक कर रहे थे वहाँ पे। चिल्ड्रंस ऐसा सच हमें को देखने को नहीं मिले इतने कि छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन एडल्ट्स, अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूँ तो ऐसे कई लोग मुझे मिले भी जो ये कंप्लीट कर रहे थे ट्रैक। और ऐसे भी लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे भी लोग मिले जो हमारी यंग जनरेशन्स के हैं अराउंड 25 to 30 एज के, वो आधे ट्रैक से भी वापस आ रहे थे। मतलब शुरुआत करी पर पूरी नहीं कर पाए। उसके पीछे का रीज़न फिजिकली फिट नहीं थे वो लोग, फिजिकली फिट नहीं, या हो सकता है वो बिगिनर्स हो कि उन्होंने कि अंदर से मोटिवेट होकर आए कि यहाँ रुद्रनाथ भी की जाए, लेकिन अंदर से प्रिपेयर्ड होकर नहीं आए कि ट्रैक कैसे की जाएगी, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे मेडिकली फिट होना चाहिए आपको, और क्या क्या आपके डाइट्स वगैरह लेके आना चाहिए। देखिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी इम्पोर्टेंट भक्ति है उतनी ही इम्पोर्टेंट फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ है ऐसी ट्रैक्स को पूरा करने के लिए। आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आधे रास्ते में भी वापस आ सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 1 किलोमीटर पास पहुंचने के बाद भी पूरी ट्रैक से वापस आ जाते हैं, जैसे जयंत ने मुझे पहले भी बताया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए पूरा प्रिपेयर होके जाएं। और क्या सबसे पहले अगर कोई अपना पंच केदार शुरू कर रहा है तो क्या रुद्रनाथ उनके लिए सबसे पहले ट्रैक होनी चाहिए, या फिर क्या कौन सी होनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ एक तुंगनाथ की जो ट्रैक है वो सिर्फ 3 किलोमीटर की है, बाकी सभी ट्रैक्स हैं आपके अराउंड 20 और 20+ किलोमीटर्स की है। तो मैं यही उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर आप पंच केदार की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो या तो आप तुंगनाथ से स्टार्ट किए जाए, अगर एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं आप, कि आपने कभी अपने जीवन काल में आपने कभी ट्रैक नहीं करी हो, तो आपको सबसे पहले या तो केदारनाथ या फिर आपको तुंगनाथ की जाए। क्योंकि केदारनाथ में क्या है कि आपको इतना टफ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे आपके रास्ते बने हुए हैं, वहाँ पे आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं। और तुंगनाथ 3 किलोमीटर का है टफ भी। तुंगनाथ भी हाईएस्ट पीक है, जैसे बताते हैं हाईएस्ट शिवा टेम्पल है तुंगनाथ का। तो वहाँ पे दिक्कत बस आपको जो फेस करनी होगी वो, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है तुंगनाथ में, तो इस चीज़ का ध्यान रख के जाए। क्योंकि शॉर्ट ट्रैक है इसलिए मैं प्रीफर करवा रहा हूँ कि अगर आप पंच केदार यात्रा शुरू कर रहे हैं तो तुंगनाथ या केदारनाथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू। और आपको ये अगर आप करना चाहें, क्योंकि कल्पेश्वर लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बहुत लास्ट में हो जाता है और सभी को इतनी नॉलेज नहीं होती। और एकमात्र केदार है कल्पेश्वर जो आपका पूरे साल खुलता है और वहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है। अगर आप ओन व्हीकल से जा रहे हो या फिर किसी ट्रैवलर या किसी बुकिंग के थ्रू जा रहे हो तो अराउंड 300-400 मीटर्स का आपका वो वॉकिंग डिस्टेंस है मंदिर तक का, जहाँ से आपकी वो गाड़ी या बाइक पार्क होगी।
तो जैसे बाकी यात्राओं में होता है, अमरनाथ यात्रा में, केदारनाथ यात्रा में, कि लोगों को एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, क्या इस यात्रा में भी उसकी ज़रूरत होती है? नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है आपको, लेकिन आपको खुद से आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आप फिट हैं तभी आप ये ट्रैक कर पाएंगे। तो चाहे टेक्निकली अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो एक ये रिक्वायरमेंट नहीं है, एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट इज़ प्रेफर्ड कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से या फिर अपने कोई भी पास के डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर करवा के जाएं, क्योंकि ये टफ़ हो सकती है, जैसे कि बार बार इसे मेंशन किया जा रहा है। या तो फिर आप अगर इस ट्रैक पे जाना चाह रहे हैं तो उससे एटलीस्ट 1 मंथ के आप या तो जॉगिंग करें या वॉकिंग करें, उसके लिए ऐसे प्रिपेयर हो सकते हैं। काफ़ी लोग तो प्रिपेयर होने के लिए जो ट्रैक पे बैग लेके जाने वाले हैं उसमें पूरा वेट भर के वॉकिंग करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ताकि एक स्टैमिना बिल्ड होना शुरू हो पाए, एक फिजिकल स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाए। अगर हम बात करें, क्या ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन लेवल पे भी कुछ इम्पैक्ट आता है? देखिए, ऐसा मैंने महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से काफ़ी जुड़ा हूँ, तो मैं टाइम टू टाइम अपनी फिज़िकल मेंटेन करके चलता हूँ। लेकिन काफ़ी लोग हैं जिन्हें ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, और यही कारण होता है कि वो अपनी यात्रा कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस ट्रिप में जब तुम गए थे, इस ट्रैक में जब तुम लोग ऊपर गए थे, तो किस तरीके के लोग और मिले? मतलब एक तो तुम्हारा ग्रुप था दोस्तों का जो ऊपर जा रहा था और दर्शन करने के लिए जा रहा था, बट आई थिंक अलग अलग एज ग्रुप से जो लोग मिले, उनसे बातचीत करी होगी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? किस किस तरीके के लोग मिले इस पूरी ट्रैक में? देखिए, काफ़ी सीनियर सिटीजन्स भी मिले, उन्हें देख के मुझे खुद को इंस्पिरेशन मिल रही थी कि हाँ भाई, ऐसे लोग कर रहे हैं तो हमारी यंग जनरेशन क्यों पीछे है इतनी। तो और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मेरा मन था कि मैं वो डोली के साथ मंदिर तक पहुंचूं और मेरे सामने वो कपाट खुले और मैं सुबह की आरती में ले पाऊं, लेकिन वो ऑलरेडी खुल चुके थे। तो जो वहाँ पे जो डोली लेके गए थे तो वो वापस आ रहे थे, तो मेरे को वो रास्ते में मिले, मैंने उनसे जानना चाहा, उनका एक्सपीरियंस जानना चाहा कि कैसा क्या रहता है, कैसा इन्वायरमेंट रहता है, कैसी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ये सब ऑब्ज़र्व करके। तब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। ऐसे भी थे कि एक हमें राजस्थान के कुछ लोग मिले और उनसे हमने बात भी करी, तो वो साइकिल से अपनी पंच केदार यात्रा कर रहे हैं। साइकिल ऊपर तक लेके जा रहे थे? ऊपर तक नहीं, मतलब जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है वहाँ तक लेके जा रहे हैं, लेकिन जितने रास्ते हैं वो साइकिल से कवर कर रहे हैं। अच्छा। और साथ में ऐसा नहीं है सिर्फ साइकिल से, एक गधा था, अगर आप उसका वेट देखेंगे ना तो वो भी अराउंड 8 to 10 kg का वो गधा था। उसको कैरी करके और मैंने उनसे जानना चाहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्या है इसकी मान्यता। तो बताया कि ये मैंने खुद से मांगा हुआ है कि मैं कहीं भी जाऊँगा तो इस गधा के साथ लेके जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है हनुमान जी कवर करते हैं गधा, तो और हनुमान जी रूप हैं शिव जी के, तो ऐसे इस चीज़ से रिलेट करके वो अपनी जर्नी कर रहे थे कंप्लीट। बल्कि हमने उनके इंटरव्यू की कुछ क्लिप के अपने रुद्रनाथ के व्लॉग में भी डाली है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए ताकि एक प्रिपरेशन, एक चेकलिस्ट की तरह वो बन जाए कि हाँ हम जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो होनी ज़रूरी है ही। तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ ट्रैक की बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास एक बैकपैक होना चाहिए 35 to 40 लीटर्स का, जिसमें आप सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। और उसमें ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपके पास ट्रैक पैंट होना चाहिए, एक जैकेट होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आप जितने ऊपर जाएंगे उतनी ठंड आपको मिलती रहेगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे को सारे मौसम ड्यूरिंग द ट्रैक आपको देखने को मिले। धूप भी मिली इतनी, मतलब धूप ऐसे मिली कि वो इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन उसके लिए आपको एक स्वेट शर्ट होना चाहिए। आपको एक जितने ऊपर जाएंगे उसके बाद आपको फर वाली जो विंटर्स जैकेट्स होती हैं वो होनी चाहिए आपके पास। एक आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए और एक ट्रैकिंग स्टिक होनी चाहिए और ट्रैकिंग शूज़ होनी चाहिए। ये तो मस्ट है कि आपको ये कैरी करने चाहिए ही चाहिए। कुछ इस तरीके के सवाल अगर आपके और भी हैं तो हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना रखी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, जिसे आप ज्वाइन करके उस ग्रुप में अपने मैसेजेस डाल सकते हैं, ताकि कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो हमारी टीम आपको पूरी सहायता दे सकें। अब अगर हम बात करते हैं नेटवर्क की, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को फ़ोन की आदत इतनी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि कनेक्ट आप तभी रह सकते हैं लोगों से। तो जब हम फ़ोन वहाँ लेके जा रहे हैं तो क्या वहाँ सिग्नल मिलता भी है, और क्या कुछ वहाँ चार्जिंग स्टेशंस या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हैं अवेलेबल? देखिए,
अगर मैं सबसे पहले नेटवर्क की बात करूं तो ओनली जियो नेटवर्क वर्क्स वहाँ पे ऊपर तक? हाँ, ऊपर तक, अच्छा, मंदिर तक आपको जियो के नेटवर्क्स मिलेंगे। ठीक है। नेटवर्क और सब एयरटेल के भी आते हैं, लेकिन उनके इतने नेटवर्क नहीं आते। सिर्फ मेरे को जो देखने को मिला था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो भी गए थे उनके पास भी एयरटेल की सिम थी, तो उनको सिर्फ एक नेटवर्क थे, और मैं जियो यूज़ करता हूँ, तो जियो के अराउंड 3 to 4 नेटवर्क्स ऑल द टाइम मेरे को मिले वहाँ पे। ठीक है। और अगर अब हम इसे कंपेयर करें, जैसे केदारनाथ में भी, अमरनाथ जी में भी हमें हेलीकॉप्टर की सुविधा अवेलेबल है। जैसे लोगों के पास क्या एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है कि जो रुद्रनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो वो मे बी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके वहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सिर्फ जो हेलीकॉप्टर की यात्रा आपको जो देखने को मिलेंगी या करने को मिलेगी, वो सिर्फ आपके जो 4 धाम हैं, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सिर्फ इन्हीं जगह या हेलीकॉप्टर की यात्रा की जाती है। बाकी अन्य कई सी जगह आपको हेलीकॉप्टर की यात्रा नहीं मिलेगी। और अगर मैं रुद्रनाथ की मैं खाली बताऊं आपको, तो यहाँ पे आपको घोड़े खच्चर भी आपको कम देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू केदारनाथ में जितने आपके चलते हुए मिलते हैं। अगर हम एक फाइनल नोट पे ये कहना चाहे कि कोई चीज़ किसी को ये रुद्रनाथ की यात्रा पूरी करने से पहले ध्यान रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्या होगी? देखिए, सबसे पहले आपको फिज़िकली फिट होना पड़ेगा ये रुद्रनाथ के ट्रैक करने के लिए। उसके बाद जितने एजेंशियल सामान हैं आपके जो कैरी कर सकते हैं आप, जो मस्ट है आपको रखने ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बैकपैक में आपके पास विंटर जैकेट होनी चाहिए, एक स्वेट शर्ट होना चाहिए, ट्रैक पैंट होना चाहिए, और जो भी है। और सबसे मेन चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ 2 ही जगह स्टे के आपको मिलेंगे, और चार्जिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वो खुद जो वहाँ पे लोकल्स है वो सोलर से चार्ज करते हैं अपना, तो इतनी कोई चार्जिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको अपना पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा आपको, और खाने पीने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रेट रहना आपको पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रैक, क्योंकि कोई ऐसा आपको नहीं मिलने वाला है कि खाली स्टे छोड़ के जहाँ पे भी स्टे है उसके अलावा कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको हाइड्रेट रखने के लिए सिर्फ आपको एक वाटर बोतल रखनी है, और ऐसे ड्यूरिंग द ट्रैक काफ़ी जगह मिलेंगी स्प्रिंग्स जो आपको वो रिफ़िल कर सकते हो आप अपनी वाटर बोतल। और जो भी हाइड्रेट रहने के लिए आप चॉकलेट, बिस्किट, जो भी आई थिंक ORS भी कैरी करेंगे तो थोड़ा बेटर ORS रहेगा। भी carry जिसको कर दिक्कत होती है तो वो बिल्कुल। थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, ये चीज़ें ज़रूर आपको कैरी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना पंच केदार में से रुद्रनाथ के बारे में। जयंत ने इसी ट्रिप के बीच में कल्पेश्वर की भी यात्रा की थी, और हम समझते हैं कि आप लोगों के उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमें इसके कमेंट्स में बताइए, उन सवालों को लेके हम एक नई वीडियो बनाएंगे। और अगर इस वीडियो में हमें लगभग 1000 लाइक्स मिलते हैं तभी हम एक लाइव सेशन लेके आएंगे जयंत के साथ, जो आप लोगों के सवालों के सारे जवाब देंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन है, कोई और स्टोरीज हैं जो आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी वीडियोस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आएँ। उसके लिए आप बस हमें हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हम कनेक्शन में आके समझ सकते हैं कि कैसे आपकी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हम इंतजार करेंगे, तो जल्द से जल्द हमें मैसेज करें, और कोशिश करते हैं कि सनातनियों को वो एक्सपीरियंस कराएं जो वो चाहते तो हैं लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से कर नहीं पाते। नमस्कार।